या तो मैं डिफिकल्ट वाले है कोई डाउट? नहीं कल तो किए थे, उसके बाद भी तो प्रैक्टिस किया होगा कुछ आप लोगों ने, तो उसमें कोई डाउट है तो बताओ, या कोई डाउट है तो बताओ। और कल हमने सबसे लास्ट में अपने देख रहे थे सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी का कंसेप्ट, है ना। डीबीबी 3 में आप देखोगे ना, लास्ट क्वेश्चन, डीबीबी 3 का लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, चेक करो आप लोग आंसर। पढ़ा समझ आया? सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट n+1, डिसिमिलैरिटी का कंसेप्ट 2n। क्या दिया उस क्वेश्चन में, अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में बोला गया है, in how many ways can at least one fruit be selected out of 5 mangoes, 4 apples and 3 bananas and 3 different fruits? तो आपको पूछोगे कितने वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, कम से कम एक फ्रूट तो लाना ही लाना है। तो आपके पास मैंगोस कितने हैं? तो 5 मैंगो को लेके आपका कितनी चॉइस हो सकती है? राइट। 4 एप्पल्स को लेके 5, 3 बनाना को लेके 4। कौन सा कंसेप्ट लगा रहा है? सिमिलैरिटी का n+1 वाला, ठीक है। 5 मैंगोस के लिए हो गया 6, 4 एप्पल्स के लिए हो गया 5, 3 बनानास के लिए हो गया 4, तो 6 into 5 into 4 and 3 different fruits, बाकी 3 डिफरेंट फ्रूट है, 3 अलग अलग फ्रूट है, एक है, तो उनके लिए कितनी है? 2 पावर 3, मतलब 2 into 2 into 2, करेक्ट। ये टोटल पॉसिबिलिटी आपको पर बोला गया कि खाली हाथ नहीं है, तो पूरे में से -1 सही है। ये कितना हो रहा है? 6 5 30, 34 120, 120 into 8, 960 -1, 959। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट, हाउ मेनी वेज कैन एटलीस्ट 2 फ्रूट्स बी सिलेक्टेड? अब एक की जगह पर 2 फ्रूट सिलेक्ट करना, तो फिर क्या करें, है ना। हाउ मेनी वेज कैन एटलीस्ट 2 फ्रूट्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 मैंगोस, 4 एप्पल्स, 3 बनानास एंड 3 डिफरेंट फ्रूट्स। नंबर ऑफ फ्रूट्स वही है, बट आप लोगों को एटलीस्ट 1 की जगह पर एटलीस्ट 2 फ्रूट सिलेक्ट करना है। तो टोटल 960 था ना, उस 960 में से कुछ माइनस करना पड़ता होगा, तो क्या करेंगे? एक तो खाली हाथ आ गया और बाकी 1 चॉइस वाला, तो 1 चॉइस वाला कितना हो सकता है? 5 है, 6 फ्रूट है ना, उस 6 में से कोई भी एक फ्रूट लाए होंगे तो भी नहीं चलेगा। एक मैंगो लाए होंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि एक मैंगो लाए आप लोग, तो आपको लाना तो 2 फ्रूट था, आप एक मैंगो लाए बाकी कुछ लाए ही नहीं, तो वो भी तो माइनस करोगे। एक एप्पल लाए होंगे तो भी माइनस करोगे,
एक बनाना लाए होंगे तो भी माइनस करोगे, जो डिफरेंट फ्रूट्स उसमें से कहीं से भी एक एक लाए होंगे तो भी आपको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या माइनस करोगे? -6। ये 6 का मतलब आपको पता चला 61 है बेसिकली। 61 का मतलब क्या है कि 6 में से मैंने एक फ्रूट सिलेक्ट किया जो मैं एक लेके आ रहा हूँ, जो नहीं चलेगा क्योंकि आपको कम से कम 2 फ्रूट तो लाना ही था। तो ये 960 में से -1 -6 तो -7 कर लोगे तो 9, ठीक है। और हर एक में से कम एक लाने को बोलेंगे, हर काइंड का कम से कम एक फ्रूट तो लाने, तो क्या चाहिए? हर टाइप का मैंगो भी एक चाहिए मिनिमम, एप्पल भी एक चाहिए मिनिमम, हर टाइप का कम से कम एक फ्रूट तो लाने ही, तो क्या होगा? तो फिर हर एक में से इंडिविजुअल एक कम होता जाएगा। ये तो 6 चॉइस मिली, तो 6 चॉइस कैसे मिली थी? 0 मैंगो, 1 मैंगो, 2 मैंगो, 3 मैंगो, 4 मैंगो एंड 5 मैंगो। क्या नहीं चलेगा? 0 मैंगो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अब 6 चॉइस नहीं होगी, कितनी चॉइस होगी? 5 यहाँ, 4 यहाँ और इन 3 में एक। यहाँ पर 2 चॉइस कैसे है कि या तो लाओगे या तो नहीं लाओगे, क्योंकि फ्रूट देखिए तो नहीं लाओगे वो नहीं चलेगा, तो लाना ही है। तो इसमें सब में से एक इंडिविजुअल का हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन में अब क्या पूछेंगे उसके ऊपर सब डिसाइड करो, बट कंसेप्ट में कुछ क्या लगा रहा हूं तो भाई n+1। टीपीपी 4 में आप चेक करो क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। Yes. Find the number of divisors. Find the number of divisors of 1980. पहले तो इतना बता दो कितने डिवाइजर्स कैसे फाइंड कर सकते, कल ही सीख के गए। क्या कहते थे? उसके सारे प्राइम फैक्टर्स पता कर लेते थे। तो 1980 में प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है जो पता कर लेंगे। 2 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 990 आएगा ना। 2 से डिवाइड करोगे तो वापस 2 से डिवाइड करोगे तो 495, फिर 2 से डिवाइड होगा नहीं तो 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा वो पता कर लेते हैं। 3 से होगा, यस 3 से करूंगा 165, फिर वापस 3 से होगा, यस 55, फिर 3 से होगा नहीं होगा, फिर 5 से होगा, 11 और फिर 11 से होगा तो 1। मतलब 1980 में 2 कितनी बार आया? 2 टाइम। 3 कितनी बार आया? 2 टाइम। 5 कितनी बार आया? 1 टाइम। 11 कितनी बार आया? 1 टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हुए? 3 into 3 into 2 into 2 तो 36। ये टोटल डिवाइजर्स हुए। अगर मुझे इन सारे डिवाइजर पूछा नहीं, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे इन सारे डिवाइजर जो 36 डिवाइजर्स मिले सबका एडिशन चाहिए। तो कैसे सिखा रहा हूँ? 2 power 0 plus 2 power 1 plus 2 power 2। मैक्सिमम तो 0 से चालू करके 2 टाइम तक ले सकते हो। 3 के लिए भी 3 power 0 plus 3 power 1 plus 3 power 2 into 5 को लेकर 5 power 0 plus 5 power 1 11 को लेकर 11 raised to 0 plus 11 raised to 1। तो फिर इसको सॉल्व कर है ना। तो सम ऑफ डिवाइडेड टोटल पेयर डिवाइड बाय 2 36 अगर डिवाइड करें तो टोटल पेयर कितने होंगे? 18। टोटल नंबर ऑफ को प्राइम पेयर 2 raised to पावर b minus 1 या दिखाएगा 2 का पावर b क्या था वहां पर? टोटल नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स इसमें कितने हो प्राइम फैक्टर्स? 4 1 2 3 4। तो p की वैल्यू 4 तो 2 raised to पावर 4 minus 1 तो 3 तो 8 कोप्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, कोप्राइम पेयर हो जाएंगे। ठीक है, वो सब बताया था। अब इन्होंने अलग क्या पूछा वो चेक करते हैं। इन्होंने अलग ये पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर मल्टीपल ऑफ 11 एंड फाइंड देयर सम।
डायरेक्टली सब नहीं पूछा, मैंने बोला कि पहले ये बताओ कि भाई कितने ऐसे डिवाइजर्स होंगे कि जो 11 के मल्टीपल है। तो क्या लग रहा है आपको कितना? एक ही होगा। 3 into 2 into 3 into 2। पर 11 का मल्टीपल होने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर 11 तो चाहिए ही चाहिए। अभी आपको 11 के लेके कितनी चॉइस थी आपके पास? 2। अब एक ही चॉइस है। ये 2 चॉइस कौन सी थी? ये 2 चॉइस कौन सी है? लूंगा या तो नहीं लूंगा। अब नहीं लेने वाला ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आपको कंपल्सरी लेना ही लेना है। बाकी सबके साथ जो करना है करो, बाकी सबको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, बट 11 का कंपल्सरी। तो यहाँ पर जो 2 चॉइस उसकी जगह पर अब एक ही चॉइस है, तो बाकी 3 3 9 2 18 आ जाएगा। बराबर है। और फिर उन्होंने क्या बोला है, अब जो डिवाइजर्स है उन सबका एडिशन, तो इसमें क्या चेंज करूंगा? तो 11:0 प्लस 11:1 तो उसकी जगह पर 11:0 हटा देंगे, सिर्फ 11:1 बाकी सब कुछ है। ठीक है। फिर उसका सेकंड पार्ट, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 15। उस डिवाइजर में से जो 36 डिवाइजर उसमें से ऐसे कितने हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं बट 15 से नहीं। तो क्या बस आपको करना इतने होता है, जब उसके अंदर कोई कंडीशन डालते तो इसमें से कुछ हटाने होते हैं, वो क्या हटाना और क्या लेना है वो देखना है। डिवीजन बाय 4 का क्या मतलब हुआ? दूसरा स्क्वायर तो लेना ही लेना है। तो ये जो आपके पास 3 चॉइस है वो कितनी चॉइस है? एक ही चॉइस है। 3 चॉइस कैसी थी? 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम। 0 टाइम भी नहीं चलेगा और 1 टाइम भी नहीं, 2 टाइम भी लेना पड़ेगा। इसको लेकर एक ही चॉइस। और इतने में छोड़ा नहीं उन लोगों ने, बोला और एक कंडीशन है, डिविजन बाय 4 तो होना ही चाहिए बट नॉट बाय 15 का डिविजिबल कब नहीं होगा? जब 3 और 5 की जोड़ी करेंगे। सिर्फ 3 लोगे तो चलेगा, बट 3 और 5 लोगे तो नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे? 3 आपको क्या करना चाहिए? 3 पावर 1, अगर 3 को 2 बार भी लोगे तो चलेगा, पर उस टाइम पर 5 मत लो। तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं बोल सकते कि 3 मुझे एक ही बार लेना है। अब ये भी तो कर सकते 3 को 2 बार लो बट 5 मत लो, वो भी तो सकते। फिर 5 लो और 3 मत लो। तो मेरे हिसाब से क्या ज्यादा इजी पड़ेगा कि आप तो स्क्वायर तो कंपल्सरी, वो एक ही चॉइस होगा। बाकी सबको लेके 3 को लेके कितनी चॉइस है? 3। 5 को लेके कितनी चॉइस है? 2। और 11 को लेके कितनी चॉइस है? 2। ये कितना है आप लोगों का? 3 2 जा 6 2 जा 12। उसमें से वो माइनस कर ले, तो जब मैं 3 और 5 दोनों ले रहा हूं, जब मैं 3 और 5 दोनों ले रहा हूं उसको माइनस कर। मैं दोनों तरीके से आपको फिर बता दो, कॉम्प्लीमेंट लेके भी बता देता हूँ, डायरेक्टली करूंगा तो भी कैसे करते हैं तो भी बता देता हूँ। 12 टोटल हुआ, उसमें से क्या माइनस करना है आपने कि 2 स्क्वायर तो कंपल्सरी है ही। अब 3 और 5 दोनों ले रहे हो, तो 3 और 5 दोनों ले रहे हो, इसका मतलब कि 3 के पास जो 3 चॉइस है, 3 चॉइस कैसे थी? 1 टाइम और 2 है, तो 0 टाइम वाला हटा दो। 3 ले रहे हैं कंफर्म है, एक बार या तो 2 बार वो चलेगा। तो 2 चॉइस, ये 2 चॉइस कैसी थी? 5 ले रहा हूं या तो नहीं ले रहा हूं, नहीं लेने वाला ऑप्शन हटा, एक ही चॉइस। 11 तो लेना है तो लो, मत लेना है तो मत लो। तो 4 चॉइस, तो 12 में से 4 चला गया, तो बच्चे कितने? तो सेकंड का आंसर कितना होगा? 8। जैसे 8 डिवाइजर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे बट 15 से नहीं। ये हमने कॉम्प्लीमेंट लेके किया, टोटल में से वो हटा दिया तो 15 आता होगा। ये समझ आया? अब इसको डायरेक्टली करता तो थोड़ा लेंदी होता बट हो जाता। भाई 2 स्क्वायर को लेके एक चॉइस है क्योंकि 4 तो लेना ही लेना है। उसके बाद फिर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं 3 को ले ही रहा हूँ। मैं जब 3 को ले ही रहा हूँ तो 3 के पास 3 को ले ही रहा हूँ तो 2 चॉइस है, नहीं लेने वाला नहीं है, 2 चॉइस। पर उस टाइम पर 3 को लिया तो 5 को तो ले ही नहीं सकता, तो 5 के लिए एक ही चॉइस। और 11 के पास तो आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। ये क्या किया मैंने? 3 को लिया, 5 को नहीं लिया। अब मैं उल्टा करता हूं, 3 को नहीं लेता हूं, 5 को लेता हूं।
तो 3 को नहीं लेता हूं तो 3 के लिए एक चॉइस, 5 के लिए भी एक ही चॉइस आने वाली, और 11 के लिए 2 चॉइस। तीसरा केस 3 भी नहीं ले रहा हूं, 5 भी नहीं ले रहा हूं, क्या नहीं चलेगा? दोनों लोगे तो नहीं चलेगा ना, दोनों नहीं लोगे तो चलेगा, तो दोनों नहीं ले रहा हूं। तो इसके पास एक चॉइस, 3 के पास नहीं लेने की एक चॉइस, 5 के पास नहीं लेने की एक चॉइस, और 11 के साथ तो कुछ भी हो। इसके लिए कितना आंसर है? 4, इसके लिए कितना आंसर है? 2, इसके लिए भी कितना आंसर है? 2। तो 4 + 2 + 2 आ गया, हो गया। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में टोटल चॉइस में से कुछ तो कुछ हटाना है। अगर कोई कंडीशन अगर ऐड किया तो क्या हटाना है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप लोग समझो, ठीक है। तो डिवाइडर के अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप लोगों से अब बनने चाहिए। देखो फिर इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट और बता देता हूँ। एक कंसेप्ट होता है डी अरेंजमेंट। हम नॉर्मली परम्यूटेशन में चीजों को अरेंज करते हैं, तो नाम भी नहीं करेंगे। इसका मतलब मैं आपको समझाता कैसे करें। जैसे कि आपके सामने 3 बॉक्स है, आपके सामने 3 बॉक्स है और तीनों बॉक्स के कलर दिया हुआ है। ये सपोज रेड कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, ये ब्लू कलर का है, और वही कलर के बॉल भी दिए हुए हैं। 3 बॉल है, एक रेड कलर का बॉल है, एक ग्रीन कलर का बॉल है, एक ब्लू कलर का बॉल है। और आपको बोला जाता है कि हर बॉक्स में आपको एक बॉल डालना है। हर बॉक्स के अंदर एक 3 बॉक्स 3 बॉल, हर बॉक्स के अंदर एक बॉल डालना है। विद द कंडीशन सेम कलर का बॉल सेम कलर के बॉक्स में नहीं जाना चाहिए। तो मेरे पास उस बॉल को बॉक्स के अंदर डालने के लिए कितनी चॉइस है? नॉर्मली तो होना है, आप लॉजिकली सोचो तो ऐसा ना कि रेड में जाए, बट यहाँ पर उसी की मना कर दिया। तो जब ऐसा क्वेश्चन है कि आए ना कि ना रिस्ट्रिक्शन डालेगा, ये चीज आप यहाँ नहीं डाल सकते, तो इसका क्यों डी अरेंजमेंट का कि भाई ये चीज यहाँ नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया है? रेड में नहीं जाना चाहिए, ब्लैक और ग्रीन में नहीं जाना चाहिए। ग्रीन कलर का बॉल और ब्लू कलर का बॉल ब्लू में, सब में जाएंगे एक बॉल, और सेम कलर का बॉल सेम कलर के बॉक्स में नहीं जाएगा। तो कितनी चीज होगा? अगर मैन्युअली काउंट तो रेड यहाँ डाल सकता हूँ, ग्रीन पे डाल सकता हूँ, यहाँ पर ग्रीन डाल देता हूँ, यहाँ पर ब्लू डाल देता हूँ। तब देखो तो कोई भी सेम कलर का बॉल सेम कलर के बॉक्स में नहीं गया। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? यहाँ रेड डाल दो, यहाँ ब्लू डाल दो, यहाँ ग्रीन डाल दो, ये भी चलेगा। वापस आप देखोगे तो रेड में नहीं गया, ब्लू में नहीं गया, और ग्रीन में नहीं गया। और कोई अब कोई भी चॉइस लेने जाओगे तो कोई तो एक ऐसा बोलोगा जो सेम कलर के बॉक्स में चला जाएगा। इसको छोड़कर कोई चॉइस है, ठीक है ना? 2 ही चॉइस बनी आपके पास। अब ये तो जैसे 3 ही बॉक्स और 3 ही बॉल थे तो मैन्युअली काउंट कर लिया। अब यही चीज अगर 4 होते हैं, सपोज और एक कलर है येलो और उसी कलर का एक बॉल भी है, अब वापस सेम कलर का बॉल सेम कलर के बॉक्स में नहीं जाना, सिर्फ डालना है एक बॉल है। तो फिर कितनी चॉइस होगी? अगर आप मैन्युअली काउंट करते हो तो फिर आपके पास बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन है। रेड मैंने ग्रीन में डाल दिया, येलो को मैंने रेड में डाल दिया, चलेगा? ब्लू को मैं येलो में डाल रहा हूँ, और कौन सा बच गया? ग्रीन को ब्लू में डाल रहा हूँ। ये चॉइस लिखी है मैंने। यहाँ पर क्या था? रेड कलर का बॉक्स है, ग्रीन कलर का बॉक्स है, ब्लू कलर का बॉक्स है, येलो कलर का बॉक्स। ये मैच नहीं होना चाहिए। तो ये चॉइस आई, फिर से दूसरी चॉइस बनाओगे, फिर तीसरी चॉइस बनाओगे, तो बनाते जाओगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस बढ़ेंगे, चॉइसेस बढ़ेगा, टाइम लगेगा।
तो इसका जो पैटर्न बनता है, जैसे इसको लेके किया, फिर 4 को लेके पैटर्न बना होगा, 5 को लेके, तो हर एक का जो एक पैटर्न बना, तो पैटर्न को जब देखा गया ना, तो उससे पता चलता है कि रीअरेंजमेंट के जो भी आंसर आते हैं वो हमेशा इसी पैटर्न पे आ रहे हैं। आपको एक पैटर्न याद रख लेना है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम, अच्छा इसमें डायरेक्टली नॉर्मल सी और पी वाले कंसेप्ट काम नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? तो सी और पी अगर मैं तो ऐसा नॉर्मल होता कि 3 बॉक्स 3 बॉल जैसे भी रखना है रखो, एक एक बॉक्स में एक एक बॉल डालना है, तो मैं बोलूंगा 3C1 × 2C1 × 1C1, क्योंकि फिर तो कोई भी बॉल नहीं पड़ी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ कंडीशन है डाल दी, तो अब सी काम करना बंद कर देगा। तो फिर हमें वो पैटर्न समझना होगा, किस पैटर्न पे इसके आंसर था। तो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये जो सीरीज है और इजी है, 0 फैक्टर से चालू करना है, एक एक बढ़ाते जाना है, ऑल्टरनेट साइन लगाना है, राइट। और कब तक जाएगा सीरीज? जब तक आर नहीं आता। तो आर क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। आर क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको आर पे खत्म करना है। जैसे इसमें आप लेकर के, इसमें आर मतलब 3 है, इसका आंसर। जब तक ये लोग मैंने ऐड नहीं किया था तब की बात कर रहा हूँ। इसमें आर क्या होगा? 3 बॉक्स 3 बॉक्स, आर 3। इसमें आप ले करके देखो, 3 फैक्टोरियल, 1/0 फैक्टोरियल का आंसर 1, 1/1 फैक्टोरियल का आंसर 1। ये हमेशा कट ही होता है, क्योंकि 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है। तो आप बोलोगे सर लिखी क्यों नहीं? बिकॉज़ वो याद रखना इजी हो जाता है कि फैक्टोरियल 0 से चालू होता है, तो 0 से चालू करके एक बढ़ाते जाना है। अदरवाइज ये दोनों टर्म तो हमेशा कैंसिल ही होंगे। फिर 1/2 फैक्टोरियल, 1/2, 1/3 फैक्टोरियल, 1/6। आपको 3 फैक्टोरियल तक जाना है। 3 फैक्टोरियल 6, इसका एलसीएम लो, 1/2 - 1/6 का एलसीएम 6, 3 - 1, 2/6, 6 6 कैंसिल, आंसर 2। और वही चीज 4 के लिए, तो क्या बोलूंगा? 4 फैक्टोरियल × 1/0 फैक्टोरियल - 1/1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल - 1/3 फैक्टोरियल + 1/4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल is 24, ये और ये कैंसिल, 1/2 फैक्टोरियल is 1/2 - 1/6 + 1/24। एलसीएम कितना? 24। तो 12 - 6 + 1/24, सॉरी 12 - 4, सॉरी 4, 24 24 कैंसिल, 12 - 4, 8 8 + 1। जैसे अलग अलग लिखने बैठूंगा ना, तो टोटल कितनी चॉइस मिलेगी मेरे को? 9 एग्जैक्टली चॉइस मिलेगी, जहां पर सेम कलर का बॉक्स सेम कलर के बॉक्स में नहीं जा रहा। ठीक है, आप ये पैटर्न ये याद रख लेना। आपको प्रॉब्लम ये नहीं कि मुझे ये नहीं पता, तो ये नॉर्मली हर एक को पता होता है, हर बच्चे को इतना पता होता है कि हाँ रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन में ऐसा कुछ पैटर्न होता है, बट उनको ये नहीं पता चलता है कि रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये कैसे देते हैं कि रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन देखिए हमें समझ में आना चाहिए कि रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कोई नहीं समझ में लगा हो कैसे। तो मैं आपको सिंपल कर देता हूँ, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है कैसे पता चलेगा? जहां पर आपको जाने को मना करे, भाई इसको यहाँ नहीं भेजना है। तो 5 बच्चे सुबह घर से निकले स्कूल के लिए, अपनी स्कूल में नहीं जाके और ही कहीं जा रहे हैं, तो उनको अपनी स्कूल में जाना चाहिए, तो वहां नहीं जाके घूमने और कहीं चले गए स्कूल में। तो जहां पर मना कर देंगे इसको नहीं जाना है, तो आपको बोलते कि बच्चे लोगों को अलग अलग स्कूल में जाना होगा पर अपनी स्कूल में नहीं जा रहे हैं, तो कितने मैसेज हो रहा होगा? जिसमें जो रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, मुझे दिया जाए कि एक ए सेट है 1 2 3 4 5, एक बी, वापस फंक्शन बनाना है ए टू ए का। फंक्शन थोड़ा बहुत समझते हो? फर्स्ट चैप्टर आप अगर थोड़ा स्कूल में पढ़ा होगा तो मतलब ए टू ए का मतलब क्या है कि आपका इनपुट भी यहाँ से, ये इनपुट रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। अभी इतना समझते हो, ये डोमेन है और ये को डोमेन है, मतलब रेंज है अभी के लिए इतना समझ। तो आपका इनपुट भी 1 2 3 4 5 है और आपका आउटपुट भी, और आपको बोला जाए कि आपको इस तरह से फंक्शन बनाना है कि f of i is not equal to i। इसका मतलब है कि f of 1 का आंसर 1 नहीं होना चाहिए, f of 2 का आंसर मतलब 1 2 3 4 5 है, हमने भी 1 2 3 4 5 है। 1 का आंसर जोड़ने को तो 1 को मैं किसी के साथ भी जोड़ सकता हूँ, बट आपको 1 को 1 के साथ नहीं जोड़ना है, 2 को 2 के साथ पेयर नहीं बनाना है, 3 का 3 के साथ पेयर नहीं बनाना। तो मन मना किया ना, इसको ऐसा नहीं करना है, मतलब ये इसमें r क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला में r की जगह पर 5 डाल देना और 1/5 फैक्टोरियल तक चले जाना। समझ आया? ऐसा हो सकता है कि मैंने अपने 6 फ्रेंड्स को लेटर लिखा
6 फ्रेंड्स को लेटर लिख रहा हूँ। लेटर लिखने के बाद ऑब्वियसली उनको पोस्ट भी करूंगा, तो 6 एनवलप भी बनाए, 6 लेटर थे, 6 एनवलप थे। मैंने रेंडमली एक लेटर एक एक एनवलप में डाल दिया। 6 लेटर थे, 6 एनवलप था, तो हर एक एनवलप के अंदर एक एक लेटर डाल दिया, राइट। फिर पोस्ट भी कर दिया। फिर पोस्ट करने के बाद जब फ्रेंड लोग के फोन आए तो पता चलता है कि उनका गलत लेटर चला गया किसी भी फ्रेंड के पास। अब ऐसा उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 6 एनवलप, 6 लेटर, रेंडमली हर एनवलप में एक एक लेटर रखा, तो एग्जैक्टली 2 ही लेटर राइट एनवलप में जाएंगे, एग्जैक्टली 2 ही लेटर राइट एनवलप में जाएंगे, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी? एग्जैक्टली 2 ही लेटर राइट एनवलप में जाएंगे, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी? तो सबसे पहला काम तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या सोचना चाहिए? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई 6 में से एग्जैक्टली 2 ही लेटर राइट में जा रहा है। 4 रॉन्ग एनवलप में जा रहा है, बराबर। 2 राइट में जा रहा है तो ऑब्वियसली 4 रॉन्ग में जा रहा है, वो 4 का डीअरेंजमेंट हो जाएगा। और बाकी जो 2 है वो बाकी 2 ये तो सपोज बना के 2 राइट में जा रहा है तो 4, और 4 जो रॉन्ग में जा रहा है 4 के लिए मैं ये वाला अप्लाई कर दूंगा। और जो 2 राइट में, वो कौन से 2 राइट में गए? 62। अरे थोड़ी कर रहा हूँ मैं, 6 में से 2 लेटर सिलेक्ट करूंगा, उसका पर्टिकुलर के एनवलप होगा, इस लेटर के एनवलप, इस लेटर के एनवलप, वो उसके सही एनवलप में डालेंगे। और बाकी 4 के लिए डीअरेंजमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 62 इंटू 4 पेट्रोल वाला यहाँ किया ही था, इसका आंसर कितना आया था? 9। तो 62 इज 15 ना, तो 15 इंटू 9 तो आपके 135 को लिखकर को एनवलप में डालना है। इसमें एग्जैक्टली 2 ही लेटर राइट में जा रहा हूँ और बाकी सब रॉन्ग में जा रहा हूँ। अरे समझ में आपको बोला गया ये जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन है, तो उन्होंने ऐसा पूछा था कि बोले 6 बॉक्स है 1 2 3 4 5 6 और 6 बॉल है 1 2 3 4 5 6। हर बॉक्स के अंदर एक बॉल डालना है, बट सेम डिनोमिनेशन वाला बॉल सेम डिनोमिनेशन वाले बॉक्स में नहीं जा रहा है। ये पहली कंडीशन। अब एडवांस में तो क्या करेंगे, कंडीशन से मन नहीं भरता, उन्होंने एक दूसरी कंडीशन डाली कि सेम डिनोमिनेशन वाला सेम बॉक्स में तो नहीं जाना चाहिए, अलोंग विद दैट 1 नंबर का बॉल एग्जैक्टली 2 नंबर के बॉक्स में जाना चाहिए। तो ऐसा कितने वे से हो सकता है? तो समझ आ गया? 6 बॉल, सेम नंबर के 6 बॉक्सेस, एक बॉक्स के अंदर एक बॉल डालना है, कंडीशन सेम डिनोमिनेशन वाला बॉल सेम डिनोमिनेशन वाले बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, बट 1 नंबर का बॉल 2 में जाना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या होगा? पहले क्या कंडीशन को सोल्व कर लो। पहले 6 बॉल 6 सेम डिनोमिनेशन वाले बॉक्स में नहीं जा रहे हैं, उनका आंसर कितना होगा? 8 ढूंढ के दे दो मेरे को। उसके लिए तो आप ये कर लोगे, आर कौन? तो उसका आंसर कितना है? फिर मैं आपको सेकंड वाली कंडीशन पे अपना फोकस करता हूँ। जिनका 265 आ जाए, अब वो सेकंड कंडीशन पे फोकस हो। सेकंड कंडीशन का इससे क्या लेना देना? 265 आना चाहिए आप लोगों को अप्लाई करके, है ना?
720 होता है। वो तो वैसे ही 6 फैक्टोरियल आपका एलसीएम में से 6 फैक्टोरियल होगा तो वैसे ही कट होने वाला है, तो क्यों कैलकुलेशन ज्यादा भाई? जो आपने आंसर लिखा होगा उसका एलसीएम कितना होगा? 6 फैक्टोरियल होगा, तो बाहर का 6 फैक्टोरियल तो वैसे भी कट होने वाला है, तो ऊपर एलसीएम का क्या बचेगा वो पता करो। आया होगा, देखो सब लोग का 265 आ गया पहले, 265 भी नहीं है तो फिर आप लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता फिर। ठीक है, एक बार अब 265 आ गया, ये कब की बात हुई? ये जेडब्ल्यू मीन्स का क्वेश्चन है, इतना देते हैं तो जेडब्ल्यू मीन्स हो जाता है कि भाई इसमें अगर कुछ कंडीशन नहीं, बस कोई कुछ सही जगह नहीं जाना है तो भाई 265 होगा। अब इसमें एक कंडीशन ऐड हुई तो ये एडवांस बन गया। क्या कंडीशन ऐड है? एक नंबर का बॉल 2 नंबर के बॉक्स में जाना है, तो मेरी चॉइसेस अब कितनी होगी? डेफिनेटली इससे कम हो जाएगी, तो फाइनल आंसर क्या होगा? अगर 1 2 में ही जा रहा है कंपल्सरी, इस चॉइसेस में क्या फर्क पड़ेगा? पहले तो आपको फोकस करना चाहिए एक नंबर के बॉल पे। ये जो 265 चॉइसेस है आपको कैसे सोचना चाहिए भाई? उन्होंने बोला कि एक नंबर का बॉल, दो मेरा रेफरेंस वो एक नंबर का बॉल ही है, मेरा पूरा फोकस उस एक नंबर पे होना चाहिए। तो आपको ये सोचना चाहिए जो 265 टोटल चॉइसेस आई आपके पास, उसमें एक नंबर का बॉल कहाँ कहाँ गया होगा इस 265 के अंदर? 265 के अंदर तो एक नंबर का बॉल 2 नंबर के बॉक्स में भी गया होगा, 3 नंबर के बॉक्स में भी गया होगा, 4 नंबर के बॉक्स में भी गया होगा, 5 नंबर के बॉक्स में भी गया होगा, 6 नंबर के बॉक्स में भी गया होगा, सिर्फ एक नंबर के बॉक्स में नहीं गया होगा। सही है, ठीक है। इस 265 में सारी चॉइस होगी, एक 2 में भी गया, 3 में भी गया, 4 में भी गया, 5 में भी गया, 6 में भी गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इस 265 जो टोटल चॉइसेस है उसमें एक 2 नंबर के बॉक्स में एक टाइम गया, एक एजम्पशन के हिसाब से, इस 265 जो टोटल चॉइसेस थी उसके अंदर 1 जब 2 नंबर के बॉक्स में जा रहा है तो सपोज x टाइम जा रहा है, तो 3 में कितनी बार गया होगा? x टाइम ही गया होगा। उसको पार्शियलिटी तो है नहीं कि नहीं मैं 3 में ज्यादा टाइम ही जाऊंगा, मैं 4 में जाऊंगा ही नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। अगर वो 1 अगर 2 में अगर x टाइम जा रहा है तो 3 में भी कितनी बार गया होगा? 4 में भी, 5 में भी और 6 में भी, और इन सब का टोटल किसकी इक्वल है? मतलब वो बराबर 5 पर वैसे किसकी इक्वल है? 265 की इक्वल है। तो 5x इक्वल टू 265, तो x इक्वल टू 53। तो आपको वही तो करना था, 1 2 में कितनी बार गया? x टाइम x ढूंढना था, तो आंसर कितना आ गया? इस तरीके से 265 में एग्जैक्टली 1 2 में कितनी बार गया होगा? जो उन्होंने सेकंड कंडीशन है इसके आंसर रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 53 सबको। जैसे कुछ एक कंडीशन ऐड कर देते और कुछ होता नहीं उसके अंदर, तो आप ये रीअरेंजमेंट का शॉर्टकट ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन जब आए तो आपको बस समझ आना चाहिए उसमें रीअरेंजमेंट लगाना है, ठीक है। आज ज्यादा नहीं करते, कल एग्जाम है तो कल जाके तैयारी करो। इतना भी जितना मैंने पीएनसी करवाया अभी तक उससे नहीं से मैं पूछूंगा, और अगर किसी को कोई डाउट है तो बस मेरे को तो कल मॉर्निंग
लोग आओगे टेस्ट एग्जाम के लिए तो यहाँ पर सर होंगे, ऋतिक सर, सोनी सर, ये लोग आपको गाइड करेंगे। ऑनलाइन एग्जाम होगी कल आपकी, तो वो आप लोग को गाइड करेंगे कि नंबर आप लोगों ने कल वो चेक कर लिया था ना, कि वही नंबर बेस बना है उसी नंबर के साथ, राइट। तो जब आप लोग को लॉगिन करना होगा तो वेबसाइट आपको दिया जाएगा कल, तो उसमें आपको एक ORG कोड मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलेगा, एक आपका खुद का नंबर डालना होगा जो आपने मेरे को दे रखा था, जो मैंने बेस में एडिट किया। उसमें कुछ चेंज होगा तो प्रॉब्लम है। मोबाइल लाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल लाने की जरूरत नहीं है, बस वो मोबाइल नंबर आप लोग, क्योंकि एक बार कल के लिए मोबाइल ले आना, क्योंकि मेरी हिसाब से मोबाइल लाने की जरूरत नहीं है, बट वो मोबाइल लेना शायद OTP आए, एक बार कल के लिए ले आना। या तो फिर ये कर सकते नहीं ले पाओ तो फिर किसी के नंबर से सब जो उनको गलती पर फोन करके वो OTP मंगवा लेना अगर जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से तो नहीं पड़ेगी। और उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा जब क्लास अटेंड करते हैं, एग्जैक्टली वो इंटरफेस देखेगा जो आप JEE में दो। उसमें जैसे क्वेश्चन कैसे होता है, ऑफलाइन होते हैं, थोड़ी सी चीजें आपको बता रहा हूं। ऑफलाइन जब आप पेपर देते हो तो उसके सामने कैसे होता है, आपके सामने पूरा प्रिंट होता है, फिजिकल कॉपी होता है, तो पूरा पेपर एक साथ देख सकते हो। इसमें तो कैसे होगा, स्क्रीन पे आपके सामने एक ही क्वेश्चन आता होगा ना, पूरा 75% एक साथ पाएंगे नहीं स्क्रीन पे। और अगर फिर भी आपको ऐसा है कि मुझे चेक करना है, जैसे मैंने तो बताया कि आपको हमेशा पहले इजी क्वेश्चन कर लेना चाहिए हर सेक्शन के, तो आप कैसे पता करोगे इजी है कि हार्ड है, तो क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता चला इजी है, तो इजी टिक मारा, सेव किया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना, राइट। सेव नहीं करोगे तो वो आपका आंसर आपने टिक मारा बट सेव वाला ऑप्शन नहीं करा और आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चले गए, तो वो आपका वो आंसर वहां रिस्टोर नहीं होगा, ठीक है। आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे, फिर आपको भी कभी अरे क्वेश्चन थोड़ा सोचना पड़ रहा है, इसको समझ में आ रही कभी क्या करो, बट हाँ थोड़ी मेहनत करूंगा तो ये हो जाएगा, तो उसको आप रिव्यू में डाल दो, बाजू में एक बटन होगा रिव्यू करके, तो क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, तो उसको क्लिक करोगे तो रिव्यू में चला जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट में ऐसे आपने थर्ड वाला आपको आ गया, क्लिक टिक मार, जब फोर्थ आपने रिव्यू में डाला, फिर कोई समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना है, तो मतलब मेरे लिए टफ है, तो मैं उसको रिव्यू में भी नहीं जा रहा, उसको जाना, फिर टिक मुझे समझ नहीं, उसको जाने दो। 7 मेरे से बनता तो मैंने बना दिया, 8 मैंने रिव्यू में डाल दिया, तो ऐसे 75 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे आप, तो लास्ट में वापस आपको कहाँ आना है, तो रिव्यू वाले, तो बाजू में आपको दिख रहा होगा, वो कलर दिख रहा होगा, हाँ ये रिव्यू वाले हैं, तो वहां पर डायरेक्ट क्लिक मारो करोगे तो डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे जहां पर आपको पहुंचना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये इंटरफेस आप लोगों को JEE में भी दिखेगा जब आप दोगे एग्जाम, तो वही इंटरफेस पे ये पूरा आप लोगों का एग्जाम होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन तो सर होंगे, उनको उनसे रेफरेंस मांग लेना, ठीक है। तो कल के लिए पॉसिबल है तो जो नंबर मोबाइल आपने मेरे को दिया हुआ है, नंबर जो आपने दिया हुआ है यहाँ पर एडमिट में, तो वो आप लेके आना, शायद OTP आएगा, तो मुझे लगता नहीं कि आउट तक तो नहीं आता, ये लोग कैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो हो सकता है कि OTP सिक्योरिटी के लिए दे भाई। और इसमें ऐसा भी होता है कि सपोज आपने किसी क्वेश्चन को टिक मारा हुआ है B, फिर आपको लगता है कि बाद में जाकर रियलाइज होती है इसको मैंने गलत फॉर्मूला लगा दिए, इसमें C आंसर होना चाहिए, तो आप वापस जाकर चेंज कर सकते हो, जो ऑफलाइन में नहीं कर सकते, क्योंकि OMR में भर दिया फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें ये एक फायदा है, बट हाँ वापस इसमें कहते हैं कि बच्चे सेव करते फिर वो सेव नहीं, मतलब क्लिक कर देते B की जगह पर C टिक मार देते, फिर उसका वो सेव नहीं करते, उनको लगता हो गया होगा, तो सेव एंड नेक्स्ट नहीं करोगे तो वो वहां पर जाके रिस्टोर नहीं हुआ होगा, वो ध्यान देना आप लोग, ठीक है। इसमें ये फायदा है, बट इसमें नुकसान ये है ऑनलाइन में कि मैं उसमें मैं एक साथ पूरा पेपर देख सकता हूँ, इसमें एक साथ नहीं देख पाओगे, आपके एक के बाद एक क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट वो हमारे हाथ में नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते, तो सोचना भी क्यों। और एक चीज कि बाजू में और एक बटन होगा जहां पर आप ये वाला ऑप्शन होगा, बोल रहा हूँ ऑप्शन, तो वो ऑप्शन ऐसे है कि अगर उसको गलती से आप क्लिक कर दोगे तो पूरा पेपर सेव हो जाएगा, मतलब उसको वो ऐसा समझेगा कि आप सबमिट द पेपर, ऐसा कुछ सबमिट द पेपर और कुछ वर्ड है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी, तो अब सबमिट मत कर देना पेपर गलती से, क्योंकि दोनों बटन एकदम बाजू बाजू, सेव एंड नेक्स्ट एंड सबमिट,
तो सबमिट को क्लिक कर दो तो क्या होगा, पेपर ही सबमिट बन जाएगा। तो उसके लगेगा मैं बच्चा का सब कर दिया, बच्चा ज्यादा होशियार है, 8 घंटे में सब पेपर हो गया। तो वो थोड़ी सी जो पहली बार दे रहे छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा उसको, फिर आदत हो जाएगी। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, घर से जब प्रैक्टिस करो, किसी को डाउट है तो मुझे बताओ।